हाय फ्रेंड्स, मैं कौशल पांडे आप सभी का एमपीएसपी यूडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 जो बलवा के अपराध को परिभाषित करती है उसके बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 11 यानी अध्याय 11 के अंतर्गत जो सेक्शन 191 दिया गया है यानी धारा 191 दिया गया है, उसमें जो राइटिंग का ऑफेंस है यानी बलवा का जो अपराध है उसको हम जानेंगे। हम ये जानेंगे कि बलवा का अपराध किसे कहते हैं, बलवा के अपराध के लिए पनिशमेंट कितना दिया जाता है। तो आज हम सेक्शन 191 को कवर करने वाले हैं। तो आज इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से चैप्टर में है ये, यानी इंग्लिश में इसकी देखिए जो बलवा का ऑफेंस है यानी बलवा का जो अपराध है उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है राइटिंग। और यह कौन से चैप्टर में है, तो चैप्टर 11 में है, अध्याय 11 में है। अध्याय 11 यानी चैप्टर 11 का टाइटल क्या है, ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, यानी सेक्शन 191 यानी धारा 191 की शुरुआत हम करते हैं। धारा 191 किस अपराध को परिभाषित कर रहा है, राइटिंग यानी बलवा करना किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस जो ये सेक्शन है सेक्शन 191, इसमें जो टोटल सब सेक्शंस हैं यानी कुल जो इसमें उपधाराएं हैं उनकी संख्या है 3, यानी इसमें 3 सब सेक्शंस दिए गए हैं, जिनमें से जो ये सब सेक्शन 1 है यह राइटिंग के ऑफेंस को डिफाइन करता है, यानी बलवा करना किसे कहते हैं उसके बारे में ये उपधारा 1 प्रावधान करता है। वही उपधारा 2 और उपधारा 3 में दंड का प्रावधान यानी पनिशमेंट वहां पर दिया गया। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सब सेक्शन 1 को। सब सेक्शन 1 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम पाते हैं कि सब सेक्शन 1 यह प्रोविजन करता है कि व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing। यानी बलवा की अपराध के बारे में ये बता रहा है कि बलवा का अपराध कौन करता है, यानी राइटिंग का ऑफेंस कौन करता है। तो कौन करता है, यानी जो ये राइटिंग का ऑफेंस है यानी बलवा का जो अपराध है यह किया जाएगा एक अनलॉफुल असेंबली के द्वारा या उसकी किसी मेंबर के द्वारा, यानी किसी विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उस जमाव के किसी सदस्य के द्वारा। और कैसे किया जाता है, जब वो विधि विरुद्ध जमाव या उसका कोई सदस्य फोर्स यानी बल और वायलेंस यानी हिंसा का प्रयोग करता है। अब सवाल है कि वो फोर्स और वायलेंस का यूज वो क्यों करता है, तो वह अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को, जो उसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है यानी उस भीड़ का जो अनलॉफुल असेंबली है उसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, सामान्य उद्देश्य होगा, और उसके प्रोसिक्यूशन में यानी उसको अग्रसारित करने के लिए वह क्या करता है, फोर्स या वायलेंस का यूज करता है, यानी बल या हिंसा का प्रयोग करता है। तो अगर वह ऐसा करता है यानी या चाहे वो पूरा जमाव है अनलॉफुल असेंबली है यानी विधि विरुद्ध जमाव है उसके सभी सदस्य करे या उसका कोई एक सदस्य अगर ऐसा करेगा तो वो गिल्टी होगा किस अपराध के लिए, राइटिंग के, यानी इसको बलवा के अपराध का दोषी माना जाएगा। अब इस जो ये सब सेक्शन 1 हम पढ़े हैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि अनलॉफुल असेंबली, इसको हम समझेंगे अनलॉफुल असेंबली यहाँ पे क्यों डाला गया है। इसके अलावा कॉमन ऑब्जेक्ट और फोर्स और वायलेंस। तो सबसे पहले जब हम अनलॉफुल असेंबली को देखते हैं तो यहाँ पे हम इसके लिए हमें सेक्शन 189 को देखना होगा। और जब सेक्शन 189 को हम देखते हैं, सेक्शन 189 जो है यानी धारा 189 जो है वो विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है, यानी अनलॉफुल असेंबली को वो
डिफाइन करती है। और जब आप उस सेक्शन को पढ़ेंगे तो अनलॉफुल असेंबली में एक शर्त है कि अनलॉफुल असेंबली के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, उससे ज़्यादा जितने हो जाएं। यानी बलवा का जो अपराध होगा, यानी राइटिंग का जो ऑफेंस है, उसको करने के लिए कम से कम 5 मेंबर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा जितने हो जाएं। यानी कम से कम 5 व्यक्ति जरूर होने चाहिए। अगर 4 व्यक्ति हैं और वह किसी अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो बलवा के अपराध के लिए दोषी नहीं होंगे। ठीक है, यानी बलवा के अपराध में व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जितने हो जाएं। ठीक है, और जो अनलॉफुल असेंबली होगा यानी जो जमाव होगा, अब सवाल है, इसको आसान भाषा में कुछ बातों को हम पहले क्लियर भी कर लें। क्या बलवा का जो ऑफेंस है यानी राइटिंग का ऑफेंस है, उसको अनलॉफुल असेंबली के द्वारा ही किया जाना चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा ही किया जाना चाहिए? मान लेते हैं कि कुल व्यक्तियों की संख्या 5 थी, क्योंकि कम से कम 5 तो चाहिए ही, 5 से ज़्यादा जितने हो जाएं, तो क्या जरूरी है बल या हिंसा का प्रयोग वो सारे वो 5 व्यक्ति हैं सभी करें? तो इसका जवाब है नहीं। अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति भी करेगा तो सभी को दोषी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। जब कॉमन ऑब्जेक्ट होने का मतलब है कि वो चाहते क्या हैं, जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट उद्देश्य है, उसके बारे में सभी जानते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एक मार्केट है, वहाँ पे 10 लोगों की भीड़ आती है। 10 लोगों की भीड़ क्या करके आई है? 10 लोगों की भीड़ ने ये सोचा था कि आज शाम को और मार्केट में चलेंगे और वहाँ पे हम तोड़ फोड़ करेंगे, हिंसा का प्रयोग करेंगे। तो वो 10 लोगों की भीड़ आती है और वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देती है, कुछ लोग को पीटना शुरू कर दी। तो 10 लोग जो थे वो सभी जानते थे कि हमको शाम को करना क्या है, यानी सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि हमें कोई ऐसा नहीं कन्फ्लिक्ट एक दूसरे से, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है। कॉमन मतलब साझा उद्देश्य है, जो एक का है वही दूसरे का भी है, और सभी एक जानते भी कि हम सभी लोग क्या करने वाले हैं। तो अगर उस 10 लोग जाके बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं तो भी सभी 10 को क्या किया जाएगा? पनिश्ड किया जाएगा, क्योंकि 10 को गिल्टी मानना है। अगर उनमें से कोई 2 ही जाके करें, बाकी नहीं करें, उस जमाव में लेकिन सभी लोग हैं, लेकिन 2 ही जाके तोड़ फोड़ करते हैं, तो भी जो बाकी लोग हैं उनको भी गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो प्रावधान है, अनलॉफुल असेंबली अगर कहीं जमती है, यानी कम से कम 5 व्यक्ति या उससे ज़्यादा लोग, विधि विरुद्ध जमाव उनका होता है। विधि विरुद्ध जमाव का एक और का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए 10 लोग अगर शाम को क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं कि आज शाम को हम लोग क्रिकेट मैच खेलेंगे, तो क्रिकेट मैच खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं ग्राउंड पे, तो वो तो अनलॉफुल असेंबली नहीं है। क्रिकेट मैच खेलना कोई विधि विरुद्ध काम तो नहीं है ना। लेकिन 10 लोग अगर शाम को इस वजह से इकट्ठे हों कि आज हम मार्केट में जाके तोड़ फोड़ करेंगे, लोग को पीट भी देंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी इसको हम तोड़ देंगे, किसी पे कब्जा कर लेंगे प्रॉपर्टी पे, तो ये तो लॉफुल नहीं है ना, ये तो अनलॉफुल है। 10 लोग क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो वो तो लॉफुल है ना, वो तो अनलॉफुल नहीं होगा। लेकिन अगर 10 लोग किसी को पीटने के लिए जाते हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो तो लॉफुल नहीं मान सकते ना, कैसे इसको लॉफुल मानेंगे? तो असेंबली यानी जो ग्रुप है, जो असेंबल हुए, इकट्ठा हुए हैं लोग, यानी जो जमाव है, उसका वो अनलॉफुल होगा, यानी उसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा जो कि इलीगल होगा। 10 व्यक्ति क्रिकेट खेलने जब गए तो उनका भी कॉमन ऑब्जेक्ट है, उनका क्या है? क्रिकेट खेलना। तो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल तो नहीं है, सामान्य उद्देश्य उनका जो है क्रिकेट खेलना, उसको आप इलीगल तो नहीं मान सकते ना। लेकिन अगर ये 10 लोग कहीं इकट्ठा होते हैं मार्केट में, क्या शाम को मार्केट में चल के हम लोगों को पीटेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, बल यानी बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे, तो ये जो उनका उद्देश्य है वो तो लॉफुल नहीं है। यानी जो अनलॉफुल असेंबली होगी उसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, और वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इलीगल होता है। और उस कॉमन ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? वो फोर्स या वायलेंस का यूज करते हैं, बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं, चाहे सारे मेंबर्स करें या उनमें से कोई एक करे, तो उनको गिल्टी माना जाएगा कि उन्होंने राइटिंग का ऑफेंस किया, यानी बलवा का अपराध किया है।
यानी कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5 होने चाहिए। 5 से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो ये राइटिंग का ऑफेंस कौन करता है, ये अनलॉफुल असेंबली के द्वारा किया जाता है या उसके किसी मेंबर के द्वारा किया जाता है। यानी कम से या तो अगर मान लीजिए 5 हैं तो या तो पाँचों करें, या उनमें से अगर कोई एक भी कर देगा तो ही माना जाएगा कि उन्होंने पाँचों ने ये किया है। 5 से ज़्यादा जितने हो जाएं, यानी कम से कम 5 होनी चाहिए, इसको ध्यान दे रखना हमेशा, ठीक है। इसके अलावा ये बल या हिंसा का प्रयोग क्यों करते हैं, तो कॉमन ऑब्जेक्ट जो उनका है उनके प्रोसिक्यूशन में, ठीक है। अब एक और सवाल है कि जो ये राइटिंग का ऑफेंस है, क्या इसको पब्लिक प्लेस में ही किया जाना आवश्यक है, तो इसका जवाब है नहीं। जो राइटिंग यानी बलवा का जो अपराध होता है वह पब्लिक प्लेस में भी किया जा सकता है, वह प्राइवेट प्लेस में भी किया जा सकता है। जब हम सेक्शन 194 को देखते हैं, यानी धारा 194 को जब हम देखते हैं, जो दंगा के अपराध को परिभाषित करती है, तो जो दंगा होता है जो वो जब 2 व्यक्ति, उसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन्स, या हम ये कह सकते हैं 2 पार्टी, ठीक है। तो उसमें पब्लिक प्लेस पे होता है, यानी दंगा का जो अपराध होता है वो हमेशा पब्लिक प्लेस पे होगा। लेकिन जो राइटिंग का ऑफेंस है वह पब्लिक प्लेस में ना होकर, सिर्फ पब्लिक प्लेस में ना होकर तो धारा 194 में जो दंगा दिया गया है, दंगा यानी एफ्रे का, इंग्लिश में दंगा जो अपराध है, दंगे का अपराध, उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो एफ्रे है। तो वहाँ पे जब धारा 194 हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए जब हम धारा 194 को देखते हैं यानी सेक्शन 194 को, तो वहाँ पर कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी दंगा के अपराध में कम से कम 2 व्यक्ति जरूर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा जितने हो जाएं। तो 2 व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, उससे पब्लिक पीस क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो पब्लिक जो वहाँ पे पीस होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो जो एफ्री यानी दंगा का अपराध है वह पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। लेकिन जो ये राइटिंग या बलवा का अपराध है यह पब्लिक प्लेस में भी हो सकता है, प्राइवेट प्लेस में भी हो सकता है। किसी के घर में भी कोई घुस गया, कुछ व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों कितने, कुछ व्यक्ति मतलब कम से कम 5 होने चाहिए, उससे ज़्यादा जितने हो जाएं, 5 से कम नहीं होने चाहिए। किसी घर में घुस के तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, पीट दिया किसी को, लेकिन एफ्रे में यानी दंगा के अपराध में पब्लिक प्लेस में होता है। ये पब्लिक में भी हो सकता है, प्राइवेट प्लेस में भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पनिशमेंट की तरफ। सब सेक्शन 2 को देखेंगे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी सब सेक्शन 1 में जो हमने पढ़ा राइटिंग का ऑफेंस कि दंगा करना किसे कहते हैं, तो जो उसमें प्रावधान दिया गया है, तो माना गया है ना कि विधि विरुद्ध जमाव या किसी सदस्य के द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, तो माना जाएगा कि वो राइटिंग का ऑफेंस किया है, बलवा का अपराध किया है, तो उसको पनिश किया जाएगा। जो उसमें दोषी होगा उसको पनिश किया जाएगा। तो उसके लिए सजा कितनी मिलेगी, तो उनको इस इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है, यानी कारावास की सजा दी जा सकती है, ठीक है, चाहे वो सिंपल हो या रेगरस हो। जिसका टर्म कितना हो सकेगा, तो मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, जो 2 वर्ष तक, यानी अधिकतम कारावास 2 वर्ष तक का हो सकेगा। यानी ये जरूरी नहीं कि 2 वर्ष ही हो, 2 वर्ष से कम ही हो सकता है, लेकिन 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। या जुर्माने के साथ उसको वो दंडनीय होगा, यानी पनिशमेंट के रूप में उसको जुर्माना भी मिल सकता है, या उसको कारावास या जुर्माना दोनों मिल सकता है, या उसको कारावास भी हो जाए और जुर्माना भी लगा दिया जाए, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, देखिए यहाँ पर गलत है, 2 ईयर्स का, 2 साल तक का कारावास हो सकेगा। हो सकेगा का मतलब क्या है, मैक्सिमम 2 साल तक का हो सकेगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो कितना है पनिशमेंट देते हैं, 1 साल का भी दे सकते हैं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं देंगे, या जुर्माना या दोनों। कैसा अपराध है ये, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। सब सेक्शन 1 को हम देखेंगे,
यानी जो राइटिंग के ऑफेंस का गिल्टी पाया जाएगा यानी दोषी होगा, तो जो गिल्टी पाया गया तो ये अपराध है वो संज्ञेय प्रकृति का है, यानी संज्ञेय अपराध है, यह जमानती अपराध है। ठीक है, इसके साथ नॉन कंपाउंडेबल है यानी अशमनीय है। और इसका ट्रायल कहाँ हो सकेगा? ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका विचारण किया जा सकेगा। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसेक्शन 2 को हमने पढ़ा तो जो दंगा, सबसेक्शन 1 में जो दंगा बोल रहा हूँ, बलवा, तो सबसेक्शन 2 में जो बलवा के लिए पनिशमेंट दिया गया है वो सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग दिया गया है। सिंपल, यानी बलवा का अपराध का दोषी होगा तो ये सज़ा मिलेगी। सबसेक्शन 3 में कुछ विशेष बातों को शामिल कर दिया गया है, यानी यहाँ पे बलवा करने वाले यानी जो बलवाई होगा, जो राइटर्स जो होंगे, तो जो यहाँ पे राइटिंग किया जाएगा यानी जो बलवा किया जाएगा, अगर वो आर्म्ड के साथ होता है, आर्म्ड मतलब यानी घातक आयुधों से सुसज्जित होकर, यानी डेडली वेपन के साथ लैस है, वो सुसज्जित है, या किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसको वेपन के रूप में अगर यूज करेंगे तो संभावना है कि मृत्यु कारित हो जाए। तो अगर इस तरह बलवा होगा, यानी बलवा में यानी राइटिंग में वेपन्स का यूज हो रहा है, डेडली वेपन्स का यूज हो रहा है, या ऐसे वेपन्स का यूज हो रहा है, ऐसी किसी चीज़ का यूज हो रहा है जो वेपन्स के रूप में यूज करेंगे तो किसी की मृत्यु भी होने की संभावना है, मृत्यु कारित होने की संभावना है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सज़ा बढ़ जाएगी। तो सज़ा कितनी बढ़ रही है? तो कारावास होगा। ठीक है, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी? 5 साल या जुर्माना या दोनों। ठीक है, यानी कारावास की अवधि बढ़ा दी जाएगी। कारावास की अवधि सबसेक्शन 2 में कितनी है? 2 साल तक की हो सकेगी। सबसेक्शन 3 में कारावास की अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी। क्यों हो सकेगी? क्योंकि इसमें वेपन्स का यूज किया जा रहा है, डेडली वेपन्स का यूज किया गया है। यूज का मतलब सुसज्जित होने की बात है। अगर वो डेडली वेपन्स के साथ सुसज्जित होकर बलवा करता है, ऐसा यूज का मतलब अपने पास ऐसे वेपन्स को धारण किए हुए हैं, ठीक है, या ऐसी चीज़ जिसका अगर वो यूज करेगा वेपन के रूप में तो मृत्यु कारित होने की संभावना है। इस कारण इसमें पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। तो पनिशमेंट कितना है? 5 इयर्स तक का हो सकेगा। पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास है वो 5 इयर्स तक का हो सकेगा, यानी अधिकतम 5 साल तक की सज़ा हो सकेगी। 5 वर्ष कारावास हो सकेगा, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसके बारे में देखेंगे क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी अगर किसी को अगर कोई बलवाई है और उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, यानी वो डेडली वेपन्स के साथ लैस था और उसने बलवा किया है, तो जाहिर सी बात है कारावास की अवधि बढ़ गई है, 5 साल हो गई है। तो अगर सबसेक्शन 3 का दोषी है, यानी कोई व्यक्ति 191 के सबसेक्शन 3 के का गिल्टी माना जाएगा, तो क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा? हाँ, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। साथ ही ये बेलेबल भी है, संज्ञेय अपराध है, बेलेबल भी है, साथ ही ये नॉन कंपाउंडेबल भी है यानी अशमनीय भी है, और ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और यह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। ठीक है, सबसेक्शन 2 में क्या लिखा गया? ट्राइबल बाई एनी मजिस्ट्रेट, और सबसेक्शन 3 है में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे उनके द्वारा ट्राइबल है, यानी उसका ट्रायल इसका किया जा सकेगा। ठीक है, तो हमने इस यहाँ जाना कि राइटिंग का ऑफेंस किससे कहते हैं, यानी बलवा का अपराध किससे करते हैं, बलवा कौन करता है, किसके द्वारा ये अपराध किया जाता है, उसके बारे इसके लिए सज़ा कितना है, सज़ा का प्रावधान क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने इस अपराध को कवर किया, यानी सेक्शन 191 को कवर किया। अब हम अगले जो इसी से ही मिलता जुलता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसको लेके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी सेक्शन 194 जिसे हम दंगा कहते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम दंगा के अपराध यानी एफरे के ऑफेंस के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।